का पिंड है जो कि ये 2028 के आसपास में धरती से टकराने वाला है। लेकिन अब उन्होंने भी, नासा ने भी कैलकुलेशन किया और कुछ हमारे ज्योतिषविद हैं उन्होंने भी कैलकुलेशन किया। नासा से पहले उन्होंने कैलकुलेशन करके यह बता दिया कि नहीं, वो जो पृथ्वी के बाह्य जो भूचक्र है उस साइड से वो निकल के चला जाएगा, यानी पृथ्वी सेफ है। उसके 3 दिन बाद मैंने देखा कि नासा का भी एक बयान आया कि पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है वो एस्ट्रोनॉमी। एक केस स्टडी के रूप में आप लोगों के सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा कि जो आने वाले लगभग 12, 13, 14 तारीख है जो कि अप्रैल में, वहाँ पर भी एक अर्थक्वेक आने वाला है। मान के चलिए किसी के कुंडली में बच्चा नहीं होना लिखा हुआ है और वो वास्तुशास्त्री वाले को बुलाते हैं कि मैं इतने साल हो गए शादी को, मेरा बच्चा नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो क्या इसको वास्तुशास्त्र ठीक कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और लेकिन किसी के कुंडली में संतान होना लिखा हुआ है लेकिन उसके घर में उसकी वाइफ ही साथ में नहीं रह रही, तो क्या संतान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक नॉर्मल सा आपको हिंट देता हूँ, जब भी राहु एंड गुरु 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे रहेगा, उस टाइम पीरियड पे सोना का भाव देख लीजिएगा कि आपको एक्सचेंज मिला ही मिलेगा। 2032 में देख लीजिएगा कि आपको शेयर मार्केट आपको सबसे हाइक, अभी तक जितना हाइक पे नहीं पहुंचा उससे डबल हाइक पे पहुंच के दिखाएगा 2032 में। ये नोट करके रख लीजिए, आज मैं बोल रहा हूँ 2032 वाला चीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने खास पॉडकास्ट चैनल द सोशल स्कोप में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर श्याम झा। आज उनसे हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी हम बात करें तो इन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद इन्होंने अपनी रुचि एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में आया उनको। फिर उन्होंने आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से इन्होंने पीएचडी किया है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में, जिससे हमें और आपके जीवन में कुछ बदल सकते हैं हम अपने जीवन में। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट द सोशल स्कोप में। तो स्वागत है श्याम जी आपका हमारे पॉडकास्ट में द सोशल स्कोप में। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा आपसे कि आपने इंजीनियरिंग को छोड़कर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कैसे चुना? ये आज की नहीं, ये 2012 की बात है, जिस समय मैं हिंदुस्तान पावर मोजरबियर में था और वहाँ पर ऐसा कुछ घटना घटी जिसमें मेरे को लगा कि ये कुछ होता है। जैसे कि मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर थे वो 3 महीने के लिए बीमार हो गए, तो फिर वो आए और फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने, मेरे बगल में प्रिंटर था तो प्रिंटर पे उन्होंने प्रिंट दिया मेरे को, बोले श्याम ये लेके आओ। तो श्याम मैं लेके गया उनके पास, तो मैंने देखा था ये कुंडली बना हुआ है। मैंने बोला सर आप विश्वास करते हैं इसमें क्या, ये चीज़ होता है क्या? एक्चुअल में ये मैं नहीं मानता हूँ इसको, क्योंकि मैं भी टेक्नोक्राफ्ट था, मैं भी बिल्कुल एक टेक्निकल वाइज में कि जो दिखता नहीं है वो कैसे होता है। और सब एक टाइम पीरियड में इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या सारे के सारे PM ही क्यों नहीं बनते, सारे के सारे इंजीनियर ही क्यों नहीं बनते? ये सारे माइंड में क्वेश्चन सब तो चलते ही थे। तो मैंने बोला ये चीज़ में ताकत होता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला हाँ होता है। फिर मैंने बोला कि सर थोड़ा बहुत मेरे को भी इसके बारे में पता था, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली से मैं हूँ और पिताजी भी कर्मकांडी ब्राह्मण रहे हैं, तो बुक्स 1-2 पढ़ी हुई थी। मैंने बोला कि मोटा मोटी तो मुझे भी मालूम है सर, अगर कि ये राशि है, ये गोचर है। वो बोला कि तुम मेरे के बारे में इसको कुछ उन्होंने बताया मेरे को कि ये मेरी बेटी की कुंडली, इसके बारे में थोड़ा मालूम है तो बताना एक बार। तो मैं 2-3 दिन गया, घर पे गया, बुक्स क्या रेफ़र किया मैंने। तो मैंने उनको बोला था कि आपकी बेटी, मेरे को उससे पहले नहीं पता था कि उनकी बेटी है। तो मैंने बोला सर आपके कुंडली में ना ऐसा दिखता है किताब में कि आपके बेटा नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद और ये MBA करने चाहिए और इनके नाक लंबे होने चाहिए, माथा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि कृतिका नक्षत्र उनका जन्म, मृगशिरा नक्षत्र उनका जन्म था उनका बेटी का। तो ये कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें उन्होंने मेरे को बोला कि फिर तुम एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करते हो? मैंने बोला सर एस्ट्रोलॉजी होता ही नहीं। उन्होंने बोला होता है। फिर उन्होंने ही मेरे को कॉलेज ढूंढ के दिया कि कटवरिया सराय में एक संस्कृत, राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ है, यहाँ पे करो, ये वीकेंड देंगे। मैंने छुट्टी कौन देगा? तो बोले छुट्टी मैं दूंगा, एक छुट्टी मैं दूंगा, सैटरडे की ऑफर रहती है तो आप लोग क्लास। तो मैंने फिर वीकेंड में क्लास लिया। फिर एक रुझान देखने लगा कि मेरे को फिर पता चला कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों होता है, मंगलवार के बाद बुधवार क्यों होता है। आपको नहीं पता है, कोई भी साइंस में नहीं पता, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में रहता है नॉलेज कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों रहता है, मंगलवार के बुधवार ही क्यों रहता है। जो हिंदी मंथ का कैलेंडर का नाम है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये क्यों पड़ा कि चैत्र मंथ में आप देखोगे कि चैत्र का जो भी माह होगा, चैत्र का जब इस चैत्र माह चल रहा है, इसके पूर्णिमा वाले दिन ही चैत्र यानी चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा होगा, इसलिए इसका नाम चैत्र मास पड़ा। फिर वैशाख आएगा तो विशाखा नक्षत्र में होगा, तो ऐसे ही फिर मास का नाम, फिर इस तरीके से संवत्सर कैसे पड़े। मेरे को लगा कि ये तो कुछ तो है इसमें। उसके बाद फिर मैंने और जब आगे बढ़ता गया, ज्योतिष प्राप्त किया, ज्योतिष भूषण किया, फिर उसके बाद मैंने PhD मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में की, तो मैंने देखा कुछ एक माइंड में एक क्वेश्चन रहता था
कि व्यक्ति अगर बीमार है, जैसे उसको नॉर्मली हमें सर्दी जुकाम लगता है तो 3 दिन के अंदर वो लगभग ठीक हो जाते हैं। या बहुत पहले कभी कभार बोलते हैं कि एक टर्म है गांव साइड में होता है कि हुक लग जाना या कमर में दर्द हो जाना, तो उसमें 2.5 दिन से पहले ठीक नहीं होता है। तो 2.5 दिन क्या है, अगर बुखार लगा तो वो 2.5 दिन में ही बुखार क्यों देते हैं, या डोज देते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और 3 दिन की मेडिसिन देंगे आपको कि 3 दिन बाद आ जाना और 6-6 घंटे बाद ही ये दवाई खाना। तो 6 घंटे का क्या नियम है या 3 दिन के बाद क्या नियम है। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में इसको खोजना चाहा तो 2.25 दिन में नक्षत्र एक राशि का भोग करता है। एक जो चंद्रमा है एक राशि का भोग 2.25 दिन में करता है। तो यानी कि 3 दिन के अंदर आपका बुखार खत्म होने वाला होता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, उस दवाई खाते भी नहीं है, मोस्ट प्रॉबली घर पे आते हैं, 1 डोज खाते हैं, हम बुखार ठीक हो जाते हैं। ऐसे लगभग 90% केस में रहता है। तो एक माइंड में ये भी चीज़ चला, मैंने बोला कुछ तो होता है। उसके बाद चंद्रमा 2.25 दिन में एक नक्षत्र का एक राशि का भोग करता है, यानी कि 9 चरण का भोग करता है, यानी 6 घंटे में वो एक नक्षत्र के एक चरण का भोग करता है। तो 6 घंटे के बाद रिपीटेशन चलती रहती है। मैंने इसके साइंस को पढ़ना चाहा ना तो और डीपली चला गया, तो मेरे को लगा कि नहीं, जो साइंस मैंने पढ़ा था अभी तक इंजीनियरिंग में, उसकी बेस मेरे को नहीं लगा कि डेली लाइफ में यूज़ में है। वो बहुत सारे व्यक्ति ये कर रहे हैं, लेकिन एक टेक्निकल आदमी होने के बावजूद ये जो गुप्त विद्या है, ये उस रहस्य को मैं खोजने के लिए प्रवृत्ति में और आगे बढ़ता गया और आज कह सकते हैं मेरे नसों में ना एक इंजीनियरिंग की जगह अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का एक रक्त प्रभाव मेरे बह रहा है, साथ साथ में चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एस्ट्रोलॉजी जैसे आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है जी, बहुत सारे हैं, उसका अलग अलग। इलेक्ट्रॉनिक एस्ट्रोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें ना, प्रकार से मुख्यतः 3 ही हैं, होरा, संहिता और सिद्धांत। इसी के अंदर सब कुछ आता है। होरा शास्त्र वह शास्त्र है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग फलित करते हैं। वो फलित हमारे ऊपर नहीं, जितने भी पेड़ पौधे जो भी हैं, कहा जाता है ज्योतिष में यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जहाँ पर पिंड है, यानी जहाँ पर एटम है, जहाँ पर मेटल है, वहाँ पर ब्रह्मांड की संरचना होती है। हमारे शरीर के अंदर कितने ही ब्रह्मांड है, वैसा ही एक अणु के पीछे भी। तो वहां पर उसके बारे में जानने की या उसके बारे में प्रेडिक्शन करने की कला को बोला जाता है, होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर आ जाता है सिद्धांत, आ जाता है सिद्धांत मतलब कि जहां पर आपका कैलकुलेशन हो गया उस तरीके से, जैसे कि मैथ में जहाँ पे तंत्र हो गया वहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन हो गया, वहाँ सिद्धांत पे हो जाता है। और संहिता क्या होता है, जैसे कि पूरब से ही सूर्य निकलेगा उस, या आज कहाँ पर भूकंप होगा, या किस महीने में हमें धान बोना चाहिए, किस महीने में हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए, ये सब संहिता में इम्पैक्ट कर जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे शास्त्री हैं, जैसे हस्तरेखा है, यहाँ पे हमारे आप देखते होंगे कि पहले के टाइम पीरियड में, या कुछ लोग अभी भी जो आपकी फेस रीडिंग करते हैं, इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। आज कुछ लोग अभी आज के टाइम पीरियड में देखेंगे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, वो टैरो रीडिंग करना चालू करते हैं। टैरो रीडिंग सबसे संहिता का पार्ट है, लेकिन मुख्यतः सिर्फ 3 ही पार्ट एस्ट्रोलॉजी के हैं। और उस एस्ट्रोलॉजी में होरा शास्त्र में ही फिर वर्गीकरण होता है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब जब मास्टर करते हैं वहां पे लगभग 52 फील्ड है, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में, होरा शास्त्र में बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे कि कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, जैसे मैंने मेडिकल से पीएचडी की तो मेडिकल फील्ड में हूँ। उसके बाद कोई जैसे कि शेयर मार्केट के बारे में किसी को नॉलेज होता है, किसी को करियर में होता है, किसी को जेमस्टोन में होता है। तो इस प्रकार से कई वर्गीकरण हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन मुख्यतः 3 ही है, 3 के ही ये सारे भेद हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पीएचडी किया हुआ है, तो जितने भी 3 एस्ट्रोलॉजी आपने बताया कि 3 पार्ट हैं इनके, और आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं आप, तो दोनों से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या अलग है? हाँ बिल्कुल, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैं फिर बोलूँगा, होरा शास्त्र का ही यह एक वर्गीकरण है। उसका आगे बात करते हैं, उसका वर्गीकरण या उसको और डीप में जाने के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम शरीर में कोई भी घटना घट रही हो उसके बारे में हम पता करते हैं। जिस प्रकार से एक साइंस का स्टूडेंट, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट में अलग अलग वर्गीकरण होता है, लेकिन इसमें कोई अभी तक वर्गीकरण नहीं हुआ है कि कौन सा आप ईयर स्पेशलिस्ट हैं, कि आई स्पेशलिस्ट हैं, कि आपका न्यूरो सर्जन है, या सब का सब जो भी शरीर में घटना घटित हो रही है उसके बारे में इस चीज़ को दर्शाया जाता है। बाकी का जो एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें जनरल प्रेडिक्शन होता है कि मेरे को नौकरी कब लगेगी, मेरा बच्चा कब होगा, या मैं विदेश कब जाऊंगा, जो मोस्टली कॉमन होता है कि, और उसके बाद कि मेरे कोई घटना तो नहीं घटने वाली है। लेकिन अब उसी एस्ट्रोलॉजी में अगर बात करते हैं कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, तो बीमारी में ही कि कौन सी प्रकार की बीमारी उनको हो सकती है, कि अगर उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, या मस्तिष्क के रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनके न्यूरॉन में प्रॉब्लम है, या अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट के किस अंग में प्रॉब्लम है, यह चीज़ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। अच्छा, तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या हमें मेडिकल साइंस से संबंध रखती बना सकती है, मतलब मेडिकल बिल्कुल मैं साइंस जो है हमारा? कहूँगा, कारण कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेडिकल साइंस पे ही चलती है। अच्छा। जैसे कि आप एक चीज़ बताइए, कोई भी डॉक्टर बिना क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड के, यूएसजी के, जी। ये नहीं बता सकता है कि उसके पेट में जो बच्चा है या नहीं है, वो नहीं बता पाएगा। जी। यूरिन टेस्ट से पता चलेगा, ब्लड टेस्ट, या कोई भी टेस्ट इसके बिना वो नहीं बता पाएगा। जी। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर वो आपको कुंडली देख के बता सकता है कि उसके कुंडली में अभी कंसीविंग का टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो आराम से बता देगा कि आपको, और वो कंसीव कब होगा पूरा यह भी बता सकता है, और बिना देखे यह भी बता सकता है कि उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो पुरुष है या स्त्री है। लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ठीक भी नहीं है, क्योंकि 2-3 केस उल्टे हो गए हैं, तो जिसके कारण मेरे को भी लगता है कि ये प्रॉब्लम वाली समस्या है कि आपको नहीं बताना चाहिए कि पुत्र संतान होगा कि स्त्री संतान हो गया। तो इसका मैं फेवर भी नहीं करता हूँ, लेकिन पता लगाया जा सकता है। लेकिन बिना डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के ये चीज़ संभव नहीं बता सकते हैं। तो मेडिकल साइंस के साथ मैं बोलूँगा कि बिल्कुल इसके साथ संबंध रखना चाहिए। और मैं अभी काम भी इसी पे कर रहा हूँ कि मेरे पास डॉक्टर हैं जिनके साथ मैं संपर्क में हूँ, वो IVF स्पेशलिस्ट हैं, और IVF स्पेशलिस्ट के साथ में एस्ट्रोलॉजी के साथ में उनको टाइम पीरियड बताता हूँ कि किस टाइम पीरियड में उसको IVF के लिए रिट्राइव करना चाहिए, या कब उसको वहाँ पे पुट ऑन करना चाहिए। जिसको देखकर केस, अभी तक मैं बोलूँ कि अभी 4 केस है, 4 में से अभी तक मेरे पास तीनों केस मेरे बिल्कुल, 4 में से अगर मैं बात करूँ 3 केस मेरे बिल्कुल 100% सिक्योर है। एक का अभी तक अभी चल ही रहा है उनका केस का। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने में मदद करती है? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी भावनात्मक और मेंटली इसलिए मैं बात करूँगा कि कुंडली में अगर कभी भी चंद्रमा और शनि कहीं पर भी इम्पैक्ट कर रहा हो ना, तो उससे रिलेटेड व्यक्ति को टेंशन होता ही होता है। अगर चंद्रमा और शनि का संबंध कुंडली में उसके लगन से बन जाता है तो वो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। अगर तृतीय हाउस में संबंध बना रहा है तो उसके भाई बहनों के बारे में संबंध बनाता है। अगर वही छठे हाउस में आ जाता है तो वो अपने रोग के बारे में, लोन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। और वहीं पर उस सप्तम हाउस में तो पत्नी के बारे में, और अष्टम हाउस में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके पीछे भूत तो नहीं पड़ गया, नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट तो नहीं कर रही है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल जाता है, जिसके कारण एंजाइटी में, आज के टाइम पीरियड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये है कि मैं एंजाइटी में चला गया हूँ। वो एंजाइटी क्या है? वो चंद्रमा और शनि का ही तो संबंध है, ग्रहों की ज्योतिषीय खेल है ये पूरा ऊपर। और वहाँ पर ये चीज़, सेम चीज़ में अगर मेडिकल साइंस में ले जाऊँ तो साइकेट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, एक टेस्ट लेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर में आपको कुछ ड्राइंग बनाने के लिए देंगे, ड्राइंग बनाने के बताएंगे कि आप किस लेवल के मेंटल टेंशन से गुजर रहे हैं, किस लेवल के टेंशन, या कि आपको क्या मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको करियर में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको टेस्टिंग से पता चलता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली देख के बता सकता है, बिना बोले, उसके बिना बोले ही वो आपको जान सकता है कि उसको किस प्रकार की संबंधित परेशानी आ रही है। एस्ट्रोलॉजी में इसी प्रकार से मैं बोलूँगा कि उसके भावनात्मक को आराम से हम पकड़ सकते हैं कि वो किस लेवल की थॉट हैं उनके विचार में। अच्छा, ये ग्रहों के चाल में, जो ग्रहों का चाल होता है, जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, तो इसमें हमारे रोज़मर्रा के फैसलों में कितना असर डालती है वो जो ग्रह होता है? देखिए, अब रोज़मर्रा में ग्रह बहुत इम्पैक्ट करता ही करता है, लेकिन अब उस लेवल की पकड़ नहीं बन पाती है। पकड़ इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि आज के टाइम पीरियड में ना, जो टाइम ऑफ बर्थ है उसमें एक्यूरेसी नहीं आती है। उसके लिए BTR होना चाहिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तभी जाके वो आपका बिल्कुल एक्यूरेसी बताएगा, पहला चीज़ तो। दूसरा चीज़, जब हमारे पास हमारे गणित में जो एस्ट्रोलॉजी की गणित है, वहाँ तक ना जो हम कैलकुलेशन करते हैं जनरली 1 सेकेंड का छठा हिस्सा, यानी कि जितने समय में एक कमल के पत्ते को छेदने में टाइम लगता है, उस हिसाब से उस समय तक की हम गणना करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी इसके अलावा 1 सेकेंड का 3600 हिस्सा हम कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस लेवल की कैलकुलेशन होती है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन वहाँ की एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास सेकंड भी नहीं रहता है, मिनट भी नहीं रहता। मेरे पास तो बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं पता है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं पता चलेगा। तो उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, उस टाइम पीरियड में ना नक्षत्र के हिसाब से यह बता सकते हैं कि उनका आज कौन सा नक्षत्र के चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उनका जन्म हुआ तो कौन से नक्षत्र में हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में कि आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन कहीं पर उनका तो कुछ चोट लगने का तो दिन नहीं है, या कोई
मीटिंग करने गए हैं तो वो मीटिंग अच्छा। सक्सेस होगा कि नहीं होगा, या आप उस टाइम पीरियड को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आज नहीं आप कल कीजिए, कल आपके लिए अच्छा टाइम फेवर है तो आप उस टाइम पीरियड में करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। या अच्छा। कभी कोई इलाज करवाने जाते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन है, प्री प्लान्ड ऑपरेशन है, तो जी। प्री प्लान्ड ऑपरेशन में हम ग्रह को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र है या आपका श्रवण नक्षत्र है, या इस टाइम पीरियड में आप जाएंगे तो ग्रह आपको हेल्प करेगा रिकवरी के टाइम पीरियड में। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ग्रह बहुत हेल्प करते हैं। तो अभी जैसे कि आपको मेरे अकॉर्डिंग जो अभी जो अपने भारत का स्थिति है, चाहे जहाँ भी, जो नॉर्मल डिलीवरी हम्म और ऑपरेशन, हम्म दो चीज़ें, सिजेरियन जिसको आप सिजेरियन बोलते जी। हैं और एक नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो सिजेरियन वाला जो होता है तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि विथ इन 7 डेज आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। जी तो क्या उस टाइम पे उस परिवार को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखना चाहिए और उनका सलाह लेना चाहिए? देखिए, जो मानता है वो आते ही हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ग्रह को, जो जितना अच्छा ग्रह हमारे बच्चे की कुंडली में रहेगा उतना ही अच्छा उसका भविष्य बनेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कितना भी कोशिश कोई भी कर लेना, जो ईश्वर को मंजूर है वही होता है। वही होता हम है। लोग लगन तो बना लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में इस दिन आपका बच्चा होता है तो ये ऐसा होगा, लेकिन कुंडली में हर आधे मिनट पे कुंडली में आधे मिनट पे उसका D60 यानी षड्यंश चेंज हो जाता है। षड्यंश से ही उसका भाग्य निर्धारित रहता है, वो क्या भाग्य लेके आया है और उस भाग्य का रिजल्ट क्या मिलेगा उसको इस जन्म में, उसका षड्यंश ही बताता है। तो आधे मिनट में ना तो डॉक्टर कोई है जो कि मैं आधे मिनट में बोल दूं कि आपको इस मिनट में, इस घंटे में और इस सेकंड में आपको ऑपरेशन करना है, डॉक्टर से भी संभव नहीं है। अच्छा। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड में आते हैं वो कोई व्यक्ति लेता है कि नाल काटने का टाइम लेता है, Right, जी। कोई व्यक्ति गर्भ से बाहर निकलने का टाइम पीरियड लेता है। जी। तो यह संभव नहीं है कि कुंडली को हम मैच कर लें अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिजेरियन में हम चाहते हैं कि बस जैसे कि मेन होता है, जैसे गंडमूल ना हो या कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो उसको छठे हाउस को या अष्टम हाउस को थोड़ा खराब कर रहा हो या लगनेश कमजोर ना हो, इस चीज़ों को ठीक करने के लिए एस्ट्रोलॉजी काम कर सकता है। या उनको, उस लोगों को जो ऐसे डिलीवरी करवाना चाहते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे इस टाइम पीरियड में बच्चा करवा देना, डॉक्टर से पॉसिबल है ना एक एस्ट्रोलॉजर से पॉसिबल है। तो अभी तक आपने कितने कुंडली देखा है? मैंने लगभग 18,000 के आसपास कुंडली 18,000। जी। क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस का बेस होती है जी हाँ, या बिल्कुल। दोनों अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी साइंस का ही बेस है। अगर आप किसी भी फील्ड में लेके चले जाएं, जैसे कि हम नॉर्मली, एस्ट्रोलॉजी क्या है, जैसे बायोलॉजी है यानी जो कि आपके जीव जंतु के बारे में बताते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। होम लोग मतलब क्या, सोशोलॉजी क्या है, जो समाज के बारे में आपको बताया जाता है उसे सोशोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ग्रह की गोचरीय पद्धति को, यानी आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह अभी कहाँ पर है, जी। वो कहाँ पर रहेगा, यह जो जानता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट को ज्ञान है उस चीज़ में, और एस्ट्रोलॉजी विज्ञान का ही एक आधार है। अच्छा। विज्ञान क्या करते हैं, जैसे नासा हो गया या आपके यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप से एक ग्रह को देखते हैं कि जिसमें दूसरे में डिस्टेंस कितना है या कब ग्रहण लगेगा, या हम यहाँ से लेकर चांद पर पहुँचना है तो उसको किस लेवल पे पहुँचाएंगे, कौन सी डायरेक्शन से पहुँचाएंगे, तो वो करते हैं। वो भी एस्ट्रोलॉजी को, मतलब ग्रह को देख रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक विज्ञान है, अगर पाश्चात्य विज्ञान की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन से आपको आराम से बता देते हैं। आज के टाइम पीरियड में आसान से है, 10 रुपये में मिल जाएगा आपको पंचांग, बहुत छोटे छोटे पंचांग, उसमें लिखा रहता है कि ग्रहण कब है। तो वो ग्रहण का ग्रहण क्या है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजी ही है। मतलब कि आपका एक रिसर्च है, वो भी उसमें यहाँ पे कैलकुलेशन से हम लोग निकालते हैं कि ग्रहण कब होगा, कौन सी तिथि कब होगी, तो ये चीज़ बताते हैं। और कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कि हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है, जो टेलीस्कोप से देखना पड़ता है। कुछ ऐसे उल्का पिंड हैं, जैसे आप सोच रहे होंगे, अभी सुनने में आया हुआ कि एक उल्का पिंड है जो कि ये 2028 के आसपास में धरती से टकराने वाला है। लेकिन अब उन्होंने भी, नासा ने भी कैलकुलेशन किया, और कुछ हमारे ज्योतिषविद हैं उन्होंने भी कैलकुलेशन किया। नासा से पहले उन्होंने कैलकुलेशन करके यह बता दिया कि नहीं, वो जो पृथ्वी के बाह्य जो भूचक्र है उस साइड से वो निकल के चला जाएगा, यानी पर पृथ्वी सेफ है। उसके 3 दिन बाद मैंने देखा कि नासा का भी एक बयान आया कि पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है वो एस्ट्रोनॉमी। तो यह चीज़ बताते हैं। और एक ऐसे ही बनारस के एक ज्योतिषाचार्य थे, वो
बहुत अच्छे उनकी बात भी होती है, मैं जानता हूं उनको, अभी तो नहीं है वो। और कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिनको मैं जानता हूं, बनारस में भी हैं, जैसे विनय झा जी हैं, उनको जानता हूं। वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, कैलकुलेटिव एस्ट्रोलॉजर, उनको गणित की पद्धति के बारे में, उनके साथ नासा कनेक्ट करती है कि कुछ ऐसा चीज़ आपको तो नहीं दिखा कैलकुलेशन में जो हमें बताइए। तो एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था जब इसकी जांच करने के लिए, तो बनारस से एक पंडित जी, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषविद गए वहाँ पर नासा में, और वो एक चिट्ठी लेके गए थे। उन्होंने बोला था ये रख दीजिए, आप सामने रख दीजिए, और उन्होंने रख दिया। उसके बाद बोले जी आप एक काम कीजिए, आप ना इस अक्षांश पे, इस देशांतर पे, क्योंकि हम सूर्य यहाँ पर जब ब्रह्मांड की गणना करते हैं, यानी ऊपर की बात करते हैं, तो वहाँ पे अक्षांश और देशांतर में ही होता है, वहाँ पे किलोमीटर के बारे में बात नहीं होती है। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा, बोला कि आपको ना इस टाइम पीरियड में एक ग्रह दिखेगा। तो वहां पर उन्होंने टेलीस्कोप से देखा तो एक ग्रह दिखा, उनको सही में ग्रह दिखा। फिर उन्होंने बोला कि देखिए कि उसका नाम ये और इस कलर का दिखेगा। उन्होंने पर्ची निकाल के देखा तो वही वाला ग्रह जो उनको उस कलर की दिख रही थी, उस आकृति की दिख रही थी, और उतना डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस तक भी उन्होंने कैलकुलेशन करके पहले ही रख दिया था। तो विज्ञान को, उनको भी, एस्ट्रोलॉजर को भी एस्ट्रोनॉमी के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और एस्ट्रोनॉमी को भी एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रहता है, विज्ञान के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि अब इस छोटी सी बात कह रहा हूँ, भूकंप अभी आया है हमारी म्यांमार में आया है, इतने लोग चले गए हैं। इसकी गणना ना साइंस कर सकती है, अभी तक तो साइंस नहीं कहते कहाँ पे कौन सा प्लेट कब टकराएगा आपस में, कभी किसी के बारे में बात नहीं की। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीज पद्धति है जिससे बताया जा सकता है कि भूकंप आ सकता है। अभी यह भी नहीं बताया कि कहाँ पर क्या इम्पैक्ट करेगा, लेकिन भूकंप की पद्धति को कैलकुलेशन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में ऐसा विज्ञान में है जिसमें पता चलता है। यही चीज़ सेम टाइम पीरियड में आप गूगल में कभी भी सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे जो कि पहले से कह रहे हैं कि शनि का गोचर होगा तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक भूकंप आने की संभावना है। जो हमेशा से ही बोल रहे थे कि 29 तारीख के आसपास में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा भूकंप आने वाले, बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है। यह सेम चीज़ मैंने सितंबर में भी बोला था कि भैया कि संभल के रहना चाहिए कि आने वाला टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं शीत युद्ध हो सकता है, कहीं ना कहीं उल्का पिंड गिर सकता है, उल्का पिंड की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये लैंडस्लाइड हो सकता है, ये अर्थक्वेक हो सकता है। यह चीज़ उस टाइम पीरियड में बोला था, आप हम लोगों के सामने है। अभी भी देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली यह चीज़ शायद एक केस स्टडी के रूप में आप लोगों के सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा कि जो आने वाले लगभग 12, 13, 14 तारीख है, जो कि अप्रैल में, वहाँ पर भी एक अर्थक्वेक आने वाला है। अच्छा, संभावना है कि वहाँ पर भी आगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी जो पृथ्वी है वो शनि से निकलने वाले, शनि मतलब अभी साथ में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से जैसे ही हटेंगे 3-4 ग्रह के साथ संबंध बनेगा, उसके बाद अप्रैल में, अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड पूरे ग्लोबल के लिए अच्छा टाइम पीरियड अभी नहीं चल रहा है ग्रह की दृष्टिकोण से। तो एक केस स्टडी के रूप में हम रख सकते हैं कि एक ये संभव है कि नहीं। इस चीज को लेकर तो यह चीज विज्ञान के आधार पर ही तो डिपेंड करता है। अगर ये विज्ञान नहीं होता तो ये चीज कैसे कैलकुलेशन हो पाता। जी, कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जो टेक्निकल और मॉडर्न साइंस की ओर ले जाता है? हाँ बिल्कुल, ये टेक्निकल और मॉडर्न साइंस के लिए जो ग्रह निर्भर करता है वो है सूर्य, शनि, केतु। वैसे सारे ग्रह इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो लेवल क्या है कुंडली में ये देखा जाता है। जैसे शनि अगर 10वें हाउस में है तो वो व्यक्ति तकनीकी के रूप में ही काम करेगा, 5वें हाउस में है तो टेक्निकल लैंग्वेज ही पढ़ेगा, अगर द्वितीय हाउस से अगर बात करते हैं तो वो लैंग्वेज पढ़ेगा, और 5वें हाउस में है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। राहु के साथ शनि का संबंध बन जाता है तो उसके कुंडली में तो डेफिनेटली बच्चा वो कंप्यूटर साइंस की ओर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ तो दिखाता है। और दूसरा चीज़, अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य इस तरीके से वो आर्ट्स में जाएगा, और वहीं पे सूर्य उच्च का है तो मैथमेटिशियन बनेगा। तो ये कैलकुलेटिव है, टोटल ही कैलकुलेटिव है। जितने भी है वो कुंडली से ही कैलकुलेटिव हाँ, है। बिल्कुल। दो अलग अलग राशियों के जो लोग होते हैं, क्या दोनों के विचार विभिन्न होते हैं या? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दो राशियों का जो विचार है वो क्या एक समांतर रहता है या अलग रहता है। देखिए, दो राशि हैं तो जब दो राशि हो गई तो एक तो हो नहीं सकते, सबसे बड़ी चीज़ क्यों नहीं, कोई उस पर जो निर्भर करता है। जैसे पहली राशि कौन सी है? मेष राशि है। जो मेष राशि के व्यक्ति हैं वो अग्नि तत्व के होते हैं। वहीं से उससे चौथी जो राशि हो जाएगी तो वो आपकी कर्क हो जाएगा, कर्क यानी जल तत्व की राशि हो जाएंगे। अब एक आग को और जल के साथ संबंध बना देंगे तो कैसा रहेगा? तो कहीं ना कहीं तो आग में आप थोड़ा सा देखिए, आग जल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के देखो, चट करेगा ही करेगा। यानी उसकी वैचारिक जो मतभेद है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, दोनों क्लैश करेंगे। सिंह यहाँ पर अग्नि तत्व हो गया राशि, वहीं पर वृश्चिक जल तत्व हो गया,
मतलब सिंह और वृश्चिक में आ जाएंगे तो जो सिंह राशि वाले हैं जातक वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट, शेर कभी भी अकेला नहीं रहना चाहेगा, मतलब वो खुला रहना चाहेगा, उसको बांध के नहीं रख सकते हैं। वहीं पे वृश्चिक राशि वाले जातक को अगर उसको बांधने के लिए वो हमेशा रहेगा कि वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो शांत रहने की बात करेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। और उसको कोई छेड़ेगा, बोलेगा चलो मेरे साथ पकड़ो, रात में 12 बजे तुम घूमने निकलोगे, तो वहाँ पे वैचारिक मतभेद हो गई होगी, क्योंकि शेर है और वृश्चिक है तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। वैसा ही कन्या हो जाते हैं, कन्या और मिथुन के साथ बहुत ज़्यादा वैर वाला संबंध हो जाता है। कन्या और मिथुन दोनों की राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद हो जाता है। क्यों? जो मिथुन राशि हैं वो सोशल लाइफ वाले में रखते हैं, सबके साथ एडजस्ट कर जाते हैं कि कहीं पर भी उसको डाल दीजिए, वो जैसे बच्चे हैं वैसे बन जाएंगे, जैसे बूढ़े हैं वैसे बन जाएंगे, घूमने वूमने का मजा लगेगा। लेकिन जो कन्या राशि वाले जातक हैं तो उनको घर में रहना पसंद, उनको श्रृंगार करना पसंद, उनको खाना बनाना पसंद, उधर उधर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। तो दो राशि अलग अलग राशियां हैं तो अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसी स्वभाव के हिसाब से ही उनकी आगे की पद्धति मतलब बनती है। लेकिन एक चीज़ है कि बनना ना बनना उनकी सिर्फ राशि ही निर्भर नहीं करती, उसका पूरा कुंडली की जो ग्रह की स्थिति है, दशा कौन सी चल रही है, उस पर भी निर्भर करता है। अच्छा अच्छा, वास्तु और वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, क्या वास्तुशास्त्र को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? देखिए, पहले तो वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही अलग अलग विधा हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक दूसरे के बिना वो कोई भी अपने आप को पूर्ण बोल दे कि मैं कोई अपने घर में क्या होता है, जब कोई बंदा परेशान होता है या उसके घर में जैसे कि छोटी छोटी लाइटें खराब हो रही है या नल में से पानी गिर रहा है और या लड़ाई हो रही है, उनके घर में कलह मचता है या नींद नहीं आती है या बीमार हो जाते हैं, तो वो क्या करवाते हैं, वास्तुशास्त्र को बुलाते हैं कि मेरे घर में कुछ समस्या चल रही है, आप देखिए, और वो वास्तु से ठीक करवा देते हैं। लेकिन फिर भी वो समस्या बनी रहती है। तो या मान के चलिए किसी के कुंडली में बच्चा नहीं होना लिखा हुआ है और वो वास्तुशास्त्री वाले को बुलाते हैं कि मैं इतने साल हो गए शादी को, मेरा बच्चा नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो क्या इसको वास्तुशास्त्र ठीक कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और लेकिन किसी के कुंडली में संतान होना लिखा हुआ है लेकिन उसके घर में उसकी वाइफ ही साथ में नहीं रह रही, तो क्या संतान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को देखते ही उसकी उपाय करने चाहिए। और यस, बहुत चीज़ें हैं जो कि वास्तु के अकॉर्डिंगली ठीक किया जाता है, लेकिन वही मैं बोला, जब तक उसके कुंडली में उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं आएगा तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होता है। व्यक्ति को कौन सा ग्रह आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें सहयोग करता है? देखिए, अध्यात्म के आज के टाइम पीरियड में आपने देखा भी होगा, बहुत सारे आईआईटी बाबा के बारे में नाम सुना होगा कि वो अध्यात्म की ओर चले गए, या प्रेमानंद जी के बारे में सुना होगा, वो अध्यात्म मतलब आज के टाइम पीरियड में कुछ तो ऐसा है, जैसे सदगुरु हो गए या बहुत सारी यंग जनरेशन है अब इस टाइम पीरियड के लिए अध्यात्म की तरफ भागे जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ भागे जा रहे हैं। तो आपने सही क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई ग्रह होते हैं कि जो उनको इम्पैक्ट करता है? तो बिल्कुल हाँ, कि नवम हाउस जो भाग्य का हाउस है, धर्म का हाउस है, और वहीं पर जो 12वां हाउस है वो मोक्ष का हाउस है। अगर इन दोनों का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति में जो एक प्रवृत्ति है, स्पिरिचुअल प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के जो ग्रह हैं, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, वो अगर द्वादश के साथ, केतु के साथ संबंध बना लेता है तो व्यक्ति पूजा पाठ में हमेशा ही रहेगा ही रहेगा। अच्छा। अगर गुरु छठे भाव के साथ संबंध बना लेगा तो उस व्यक्ति में देखिएगा कहीं पर वो डिस्कशन करने के लिए जाएगा या छठे हाउस में बैठ जाएगा तो वहाँ पर वो बैठेगा तो कहीं पर डिस्कशन करेगा, एंड कहाँ पे करेगा? अध्यात्म पर ही करेगा कि भगवान ने ये लिखा हुआ, ये हुआ, इसलिए रामायण में ये हुआ, महाभारत में ये हुआ, गीता में ये हुआ, उसके उपदेश देना ही देना है। वहाँ पर कहीं पर डिस्कशन करेगा तो वो अध्यात्म को लेकर ही आ जाएगा। तो उसकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है वो किस प्रकार का नेचर का है। और तो वहीं पर द्वादश हाउस में अगर 4 ग्रह हो जाएंगे तो वैराग्यता उत्पन्न करवाता है। तो ये चीज़ ग्रहों पर निर्भर करता है। कुंडली में देख के बताया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति वैराग्य को जाएगा और कौन सा व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइन में यानी कि इसमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसा रहेगा। ये अध्यात्म कुंडली के बारे में बताया जा सकता है आराम से। अच्छा, जैसे कि आजकल डिजिटल एस्ट्रोलॉजर हैं जी, तो डिजिटल और क्या बोलते हैं उसको आप, एक होता है पाश्चात्य या जो हाँ, भी वैदिक, जो भी आराम से धीरे से। डिजिटल और वैदिक में ये दोनों एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? देखिए, डिजिटल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ, एस्ट्रोलॉजर के साथ संपर्क कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन मैं बहुत जगह सहमत नहीं हूं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट की आपकी फ्री लाइव रीडिंग कर दिया जाएगा। 5 मिनट में आपके करियर के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके मॉनिटरी बारे में, आपके संतान के बारे में, शादी के बारे में, आपकी डेथ के बारे में, सिर्फ 5 मिनट में वो बताना चाहते हैं। लेकिन जब वस्तुतः जो एक एस्ट्रोलॉजर है और वो आप उसके पास जाते हैं,
उसको टाइम देते हैं तो कुंडली देखने का 5 मिनट नहीं चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए ही चाहिए एक कुंडली के एनालिसिस करने पे। कैसे कि वो क्या देखेगा, पहले वो जन्म कुंडली देखेगा, उसके बाद चंद्र कुंडली देखेगा, नवमांस देखेगा, षोडश वर्ग की अन्य प्रकार की जो 16 प्रकार की कुंडली देखना पड़ता है। उसके बाद उसको अष्ट वर्ग देखना पड़ेगा, सप्त वर्ग देखना पड़ेगा उसको, उसके बाद सर्वतोभद्र देखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर उसकी दशा देखनी पड़ेगी। इन सबको मिला के फलित होता है। तो आप ये देख लीजिए, मैंने 1-1.5 मिनट तो आपको बताने में लगा दिया कि यहाँ ये कुंडली देख के ही डिसीजन लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति क्या करेगा। अगर उसके व्यापार से रिलेटेड बात है, उसके रोजगार की बात है, करियर की बात है, तो D10 देखना जरूरी है। D1, D9, D10, D60 4 कुंडली देख के ही दशा के साथ संबंध बनाया जाएगा। तो वो 5 मिनट में कैसे संभव है? तो 5 मिनट में संभव तो नहीं है। तो ज्योतिष जो भी हैं उनको एक बोलते हैं ना कि अगर डिटेल एनालिसिस करवाना है तो किसी व्यक्ति के पास ऑफलाइन जाना चाहिए या एक टाइम दे के जाना चाहिए। डिजिटल भी जा सकते हैं आप, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए कि आप मेरे को टाइम लीजिए और इसके बारे में स्टडी करके मेरे को बताइए क्या सही रहेगा। वो 2 मिनट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी कैरियर काउंसलिंग में मदद करती है या व्यक्ति का मेहनत रंग लाती है उसमें? दोनों चीज़ ही रंग लाती है। बिना कर्मणे वा अधिकारस्य मा फलितो कदाचन, यानी कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर वो फल की चिंता तो करना ही नहीं है उसको। मतलब कहा जाता है ना कि फल की चिंता मत करो, आपका कर्म करते जाओ। लेकिन उसके कर्म का रिजल्ट क्या मिलेगा कौन डिसाइड करता है? ऊपर वाला। बहुत सारे व्यक्ति हैं IAS की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लाखों व्यक्ति करते हैं, लेकिन कितने निकलते हैं? 1000, 800, 900 इतने IAS व्यक्ति निकलते हैं ना। तो क्या सबका तो मेहनत रंग नहीं लाता है? मेहनत रंग किसका लाएगा? जिसके भाग्य में लिखा होगा वही व्यक्ति IAS बन सकता है ना। लेकिन क्या मेरे भाग्य में IAS लिखा हुआ है, सिविल परीक्षा क्रैक करना लिखा हुआ है, तो क्या मैं सिविल परीक्षा क्रैक कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं मेहनत ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं सोया रहूंगा और बोल दूंगा मेरे को खाना दे दो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, यह भी चीज़ बोला जाता है कि आप अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हो। यह इसी प्रकार से है जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और लोन का रिपेमेंट करना है मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा? लोन का रिपेमेंट जल्दी करना है तो मेरे को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को 10 लाख का लोन लिया है तो मेरे को 10 लाख ही चुकाना है, उसके लिए मेरे को 12 लाख नहीं चुकाना है। अगर 10 लाख चुका दीजिए उसके बाद मेरे पास सेविंग हो जाएगी। अगर मेरा भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको इतना ज़्यादा मेहनत करके 4 बार फेल होंगे, 5वें बार में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मेरे पहले तो इतना तक पढ़ूंगा ना कि 4 बार फेल होऊंगा, उसमें हारूंगा नहीं, फिर भी मेहनत करता रहूंगा, 5वें बार लिखाओ जी। तो इसलिए मेहनत और भाग्य दोनों ही आपको सक्सेस दिलाता है। अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजी भी और आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। ग्रह से जो ग्रह की स्थिति होती है, इससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति भविष्य में नेता बनेगा या व्यापारी बनेगा या एक सफल उद्यमी बनेगा। व्यक्ति बिल्कुल, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर में जुड़े भी हुए हैं, बहुत पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट लोग भी जुड़े हुए हैं और व्यापारी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास कुंडली है, एनालिसिस करता हूँ तो देखता भी हूँ कि किस में क्या गुण है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि बोलने में बहुत ही चातुर्य होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और उनका सूर्य प्रथम घर में रहता है। तो जब प्रथम घर में सूर्य है तो सूर्य क्या करता है? लीडर की क्वालिटी देगा, नेतृत्व करवाएगा। वो कहीं ना कहीं जहाँ पे खड़ा होगा तो अपना दंभ मनवाने की कोशिश करेगा, तो उसमें लीडिंग क्वालिटी तो अपने आप आ गया। जो सिंह लगन का कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है और वहाँ पे मंगल आ जाए 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति नेता बनना ही बनना है। और साथ में अगर वो मेहनत करे तो कई उनको सरकार से वो हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करके वह सिविल सर्वेंट भी बन जाते हैं। लेकिन वहीं पे पंचम हाउस एक्टिव बहुत अच्छा है, दसम हाउस अच्छा है, एकादश अच्छा है और द्वितीय अच्छा है, तो वो व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा सक्सेस करते हैं, व्यापारी बनते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए जी। क्या जन्म कुंडली सच में भविष्य बताती है? जन्म कुंडली भविष्य सत्य में बताती है, क्योंकि जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव यानी पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव सबसे महत्वपूर्ण है। 9वां भाव उसके पास्ट, उसका भाग्य से निर्भर करता है, क्योंकि उसके 9वां भाव से भाग्य निर्भर करता है। पहले भाव से उसका जो लगन है, उसका नेतृत्व है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसके लाइफ में क्या घटना घटने वाली यानी प्रेजेंट टाइम पीरियड के बारे में बात है तो लगन से देखा जाता है। और पंचम हाउस उसका भविष्य के बारे में निर्धारण किया जाता है। भविष्य किस पे निर्धारित रहता है? उसके 9वां हाउस पे। तो एक सूत्र है यानी कि भावत भावम कारकम, जिस भाव के बारे में बात करना चाहिए उसी भाव से उस भाव के बारे में बात करना चाहिए। अगर यानी पंचम हाउस मेरा भविष्य बताता है तो पंचम से पंचम हाउस यानी कि उसका पास्ट क्या रहा है, उसका जो भाग्य है वो क्या रहा है जिसके कारण उसका भविष्य होगा, आने वाला टाइम पीरियड होगा। यानी मेरे भाग्य में अगर पढ़ना लिखा ही नहीं है तो पंचम हाउस मेरे को कैसे पढ़ा देगा? तो यानी कि
बिल्कुल ही डेफिनेटली उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसका भविष्य बताते ही हैं, वरना इतने लोग क्यों आते हैं। मांगलिक दोष से क्या सच में शादी में दिक्कत आती है व्यक्ति को? मांगलिक दोष, सबसे पहले मांगलिक दोष होता क्या है? पहले भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल हो और चंद्र कुंडली से भी इसी भाव में मंगल हो तो वो मांगलिक होते हैं। और मांगलिक क्या प्रभाव करता है? ऐसा नहीं कि सभी की कुंडली में मांगलिक से पारिवारिक कष्ट हो, यानी कि उसके मैरिड लाइफ में ही दिक्कत हो। जी। अगर पहला हाउस में तो उसके सर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, द्वादश हाउस में तो उसको पैरों में चोट लगेगा। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अपना बहुत ज़्यादा गिरते हैं या बड़े होने के बाद भी एक्सीडेंट का योग बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है। अगर चतुर्थ भाव के साथ संबंध बनाता है और वो मांगलिक योग बनाता है तो वहाँ पे उसकी मदर की हेल्थ इशू रहती है, वो माँ से दूर रहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे शादी के क्या लिंक है? अच्छा। हाँ, वहीं पर अष्टम हाउस में अगर हो जाता है तो अष्टम हाउस में उसको पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मांगलिक दोष के कारण उसके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मांगलिक से अगर अमांगलिक की अगर शादी कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि मेष लगन की कुंडली में मांगलिक दोष अमंगल कारण नहीं करता है, कर्क लगन की कुंडली में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, स्वतः परिहार हो जाता है। वृश्चिक लगन की कुंडली में स्वतः परिहार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल अमंगल कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे तो लगने स्वयं है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो मांगलिक दोष हमेशा ही खराब नहीं करता है। इसके लिए अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम जब कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली नहीं, जब गुण मिलान करते हैं ना, यानी कि कुंडली मिलान देखते हैं, उस टाइम पीरियड में देखा जाता है कि यह मंगल किस लेवल का है, क्या वो कहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन सारे मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन को परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, इस शनि की 7.5 में सब कुछ बर्बाद हो जाता है व्यक्ति का। हाँ, आज के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ये चीज चला भी है कि शनि की 7.5 जो कि आपका मकर लगन पे से हट रहा है, मकर लगन की बल्ले बल्ले, और मीन राशि वालों की हालत खराब होने वाली है क्योंकि मीन में अब वापस आ गए हैं। फिर ऐसा ये क्वेश्चन है 7.5, सबसे पहले 7.5 का इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? 7.5 का इम्पैक्ट उसी व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा जिसके लिए शनि योगकारी नहीं है, अकारक है। जैसे कि कर्क लगन की कुंडली, सिंह लगन की मतलब सिंह राशि के लिए, या आपका वृश्चिक राशि के लिए, या मीन राशि के लिए। लेकिन अभी मीन राशि में शनि अभी उनको परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि मीन राशि के लिए जो शनि है अभी वो न प्रत्यरी में है, न विपत्त में है, न वध तारा में है। तो जब तक इस लेवल पे यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक आपको ये जो 7.5 का इम्पैक्ट उन लोगों को भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये डरने की आवश्यकता नहीं रहती है कि मेरे पास कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरा शनि की 7.5 चल रही है और मेरा जो लगन है वो मकर का लगन नहीं है, तो मकर लगन है तो आपके लिए शनि कैसे खराब दे देंगे? जो आपका लगनेस कभी खराब कर सकता है क्या? जो आप अपने आप को कभी हार्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो शनि है कुछ ग्रह पर, जैसे कि मकर हो गया या कन्या हो गया, इस पे कभी भी शनि 7.5 में परेशान नहीं करता है। अच्छा, क्या ग्रह बदल कर भाग्य बदला जा सकता है? ग्रह कैसे बदलेंगे? ग्रह बदला जा सकता है कि ग्रह जो आ गए हैं, जो चल रहा है, उसको कैसे बदल सकते हैं? अच्छा। हाँ, उपायों से उसको कम किया जा सकता है। उपाय से क्या लाभ मिलेगा? जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मैं कहाँ पे एक्सीडेंट होगा? मेरा हॉस्पिटल के बाहर में एक्सीडेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा अगर मैं ग्रह बदल दूं या उसकी उपाय करके उसको शांत कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। कि आपको परेशानी आएगी, यानी आप बारिश आ रही है, बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं उसको बचाव करने के लिए एक छाता घर से लेके जा सकता हूँ। अच्छा। मैं बूट पहन के, रेन बूट पहन के या रेनकोट पहन के जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बारिश को रोक दूंगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे बारिश रोका जाए। अच्छा, ये कुंडली मिलाना जरूरी होता है क्या किसी भी कार्य में? जी, खास करके लोग शादी में मिलाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब कुंडली क्यों मिलाया जाता है? विवाह के लिए। विवाह का भाव होता है सप्तम, और सप्तम होता है पार्टनरशिप का भाव होता है। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस भी करें ना, तभी भी कुंडली मिलानी चाहिए। अच्छा, जब विवाह करें तभी भी कुंडली मिलान हो चाहिए। आज के टाइम पीरियड में लोग बोल देते हैं कि गुण मिलान कर देते हैं। गुण मिलान क्या मतलब? 36 में से 18 गुण है, यानी 50% से ऊपर है तो हो जाना चाहिए। उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुंडली मिलान का अर्थ होता है कुंडली मिलान, यानी कि पंचम हाउस, यानी उसका प्यार कैसा रहेगा, उसका संतान से रिलेशन कैसा रहेगा, उसका जो फ्यूचर है आने वाला टाइम पीरियड उसमें कैसे रहेंगे, या उनका जो संबंध है, सप्तम का संबंध, अष्टम का संबंध, यानी बिस्तर का संबंध, द्वादश से देख के यह बताया जा सकता है कि उनका कैसा संबंध रहेगा, अच्छा रहेगा या चलेबुल है कि नहीं। तो वो चीज को देखकर कुंडली मिलान करनी चाहिए, ना कि गुण मिलान। अच्छा, क्या पितृदोष से वंश खत्म हो सकता है? पितृदोष, ये एस्ट्रोलॉजी में जब कुछ समझ नहीं आता है तो ज्योतिषाचार्य सब क्या देते हैं कि आपके कुंडली में आज के टाइम पीरियड में, वही बोलूं जिसको नॉलेज नहीं होता है, कि पितृदोष, जो पितृ चले जाते हैं उसका फिर वो कैसे वंश खत्म कर देंगे? क्योंकि लेकिन हम ये मानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर वो
ना बनता है ना खत्म होता है, लेकिन वो ट्रैवल करता है। तो कुछ अंश हमेशा टोटल भी नहीं, या क्योंकि परपेचुअल मशीन भी नहीं है ये, तो पूरा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। जो व्यक्ति यहाँ से, मेरा शरीर में से आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन कुछ आत्मा का अंश यहाँ पर भी रह जाता है। वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है वो, लेकिन सभी के कुंडली में नहीं करता है। कुछ कुंडली में करता है जहाँ पे वो परेशानी करते हैं, जैसे कि संतान में रिलेटेड परेशानी होना, विवाह में देरी होना, या स्त्री संख्या ज़्यादा हो जाना, उनका वंश में कम हो जाना। ये सब बहुत कम जगह ऐसा मानना है, लेकिन सारे कुंडली में ऐसा नहीं होता है कि पितृदोष है तो आपको दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ आए तो पितृदोष है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रहण योग होने से जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती है? ग्रहण योग चंद्रमा और सूर्य का जब चंद्रमा, सूर्य और राहु केतु का जब संबंध बनता है तो ग्रहण योग बनता है। वैसे कहीं कहीं पर मंगल और चंद्रमा के कारण भी ग्रहण योग बनता है, क्योंकि एक जल तत्व है और एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों मिल जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके लाइफ में एक सही डिसीजन पे नहीं पहुँचेंगे। तो जब ग्रहण दोष बन जाता है तो वही चीज़ है कि डिसीजन पे नहीं पहुँच पाते। अगर सूर्य के साथ राहु केतु की युति हो जाती है, संदर्भ बन जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप में आत्मविश्वासी नहीं होते हैं। वहीं पर अगर चंद्रमा के साथ होगा तो उनका मन हमेशा दुखी रहेगा, वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से प्रभाव करता है ग्रहण दोष। कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्टार्टअप कर रहा है, कोई बिजनेस का शुरुआत कर रहा है, उसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या योगदान रहता है? कैसे हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी? देखिए, स्टार्टअप करने के लिए उनके पास 2-3 चीज़ चाहिए रहता है। सबसे पहले तो वो अकेला कर रहे हैं या पार्टनर के साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करता है कि पार्टनर के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारे शॉर्ट एंड फॉल मिलेंगे आपके। वो चीज़ देखना है पहले कि उनके साथ संबंध कैसा मिल रहा है। दूसरा चीज़ उसमें देखेंगे कि क्या अभी उनका आने वाला टाइम पीरियड में क्या लॉस तो नहीं होने वाला है, भारी लॉस नहीं होने वाला है, कोई धोखा तो नहीं देने वाला है, इस चीज़ को वो भी देखेंगे। और फिर तीसरा चीज़ देखेंगे वो किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्या कुंडली में उस लेवल का जो बिजनेस है उसका ग्रह उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह चीज़ देख के उनको बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। और वो ये भी देखा जाता है कि कौन से जगह पर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो एस्ट्रोलॉजी की, उसको बोला जाता है कि मतलब ग्राम वासनी चक्र अगर देख के बात किया जाए तो वो बिजनेस थोड़ा सा जल्दी सक्सेस हो जाएगा एज कंपेयर टू उसको फेल उसके बाद सक्सेस हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल कम होता है। एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट को कितने हद तक प्रेडिक्शन दे सकती है स्टॉक मार्केट के लिए? आप अगर देखेंगे ना तो मेरा वीडियो देखिएगा वही सितंबर वाला, जिसमें मैंने बोला था कि नवंबर दिसंबर में मार्केट डाउन जाएगा। अच्छा, तो कुछ ना कुछ ग्रह देखकर ही बोला होगा। दूसरा चीज़, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, बड़े बड़े लेवल के लोग, वो एस्ट्रोलॉजर को अपने पास बिठाते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो काम करते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। और ये काम कैसा करता है, जो सबसे जल्दी जो ट्रैवल करता है वो कौन करता है? चंद्रमा करता है। वो हर 15 मिनट का आपके पास ग्राफ दे सकता है कि चंद्रमा अभी किस पोजीशन में बैठा है और कौन सा रहेगा। एक नॉर्मल सा आपको हिंट देता हूँ, जब भी राहु एंड गुरु 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे रहेगा, उस टाइम पीरियड पे सोना का भाव देख लीजिएगा कि आपको एक्सचेंज मिला ही मिलेगा। 2032 में देख लीजिएगा कि आपको शेयर मार्केट आपको सबसे हाइक, अभी तक जितना हाइक पे नहीं पहुंचा उससे डबल हाइक पे पहुंच के दिखाएगा 2032 में। ये नोट करके रख लीजिए, आज मैं बोल रहा हूँ 2032 वाला चीज़ में। जैसा आपने कहा कि 2032 तक स्टॉक मार्केट अप पे रहेगा, तो अभी व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर पे ध्यान दे या गोल्ड या सिल्वर पे इन्वेस्ट करे? नहीं, ये तो मैंने एक छोटा सा लाइव एग्जांपल बताया था आपको कि ये गोल्ड से रिलेटेड ग्रह राहु एंड जो कंपनी का नेचर है वह कौन से ग्रह पर डिपेंड करता है, मतलब कौन से ग्रह उसको संचालित कर रहा है, उस ग्रह को देखते हुए उस कंपनी के शेयर को साथ वो चूज करता है, तो वो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी लास्ट टाइम पीरियड में अभी शनि का संबंध बना था ना, इसका अभी चल रहा है, तो शनि जितने भी मेटल की कंपनी वो सारे के सारे धराशायी हुए हैं। अच्छा। अभी देखेंगे जितना भी 2020 के आसपास में जब कोविड आया था, उस टाइम पीरियड में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी थी, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी थी, जितने भी मेडिकल सेक्टर थे वो देखेगा कितना बूम करके गए थे उस टाइम पीरियड में। तो वही चीज़ मैं बोला हूँ कि ग्रह का नेचर के अकॉर्डिंगली कंपनी पे शेयर लगाया जाए या शेयर का प्रेडिक्शन करके उस चीज़ को खरीदा जाए तो बहुत ही हाई करेंगे। और 2032 में शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। अच्छा, अभी अगर कोई युवा चाहता है अपना स्टार्टअप करना, तो वो किस फील्ड में अपना स्टार्टअप जो है किस फील्ड को अभी चुने इस समय, जो अभी समय चल रहा है उस समय में? देखिए, डेफिनेटली अभी सोशल लाइफ या ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और दूसरा चीज़, अभी संबंध भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं, वापस से फिर से गुरु और शनि और केतु का संबंध बन जाएगा, अभी यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा कुछ टाइम पीरियड में। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो आपके
सोशल लाइफ यानी आपके टेलीकॉम से रिलेटेड या आपके इस चीज़ यूट्यूब से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड जो काम रहेंगे, तो मैं बोलूँगा इस फील्ड में अगर कोई काम करता है या कोई पुराने ज़माने के काम जैसे कि क्या बोलेंगे उसको, जो एंटिक आइटम से रिलेटेड काम करना चाहेगा, वो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है वापस से। क्या नामवंश कुंडली शादी के बाद भी फल देती है? नवमांश कुंडली शादी के बाद भी फल, नवमांश कुंडली लगन कुंडली का नवमा हिस्सा है। अच्छा, नवमांश। हाँ, लोग उसको मानते हैं कि उसका पत्नी मतलब जो उसका पार्टनर का कुंडली है, लेकिन मेरा मानना है नवमांश ग्रह का नवमांश, यानी जो लगन कुंडली है वो आपका बॉडी है, जो चंद्र कुंडली है वो आपका मन यानी आत्मा है, और नवमांश कुंडली उसकी रीढ़ है। कोई व्यक्ति स्वस्थ शरीर से अगर स्वस्थ है लेकिन और आत्मा भी उसकी बलिष्ठ है, लेकिन उसके स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो वो क्या खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो नवमांश कुंडली शादी के बाद नहीं, शादी से पहले भी देखी जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसका इम्पैक्ट रहता है और मृत्यु तक उसका काम होता है। क्या कर्ज और रोग शनि की वजह से आते हैं? जैसे अभी आपने हाँ, शनि के बारे में अभी के बताया। टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि आ गया, शनि के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शनि को जजमेंटल ग्रह कहते हैं। तो ये आपको कर्म का प्रधान देवता भी शनि को मानते हैं कि आपने दिक्कत किया होगा पुराने जन्म से, इसलिए आपको इम्पैक्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। शनि जहाँ पर योगकारी है वहाँ पे आपको फल अच्छा ही मिलेगा, जहाँ पे शनि खराब करता है वहाँ पे दिक्कत जरूर देता है। लेकिन जो रोग, ऋण, शत्रु, वो आपका छठा भाव कैसा है इस पर निर्भर करता है, ना कि एक ग्रह पर निर्भर करता है। तो छठा हाउस देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इस चीज़ के लिए। जैसे कि लोग कुंडली बना लेते हैं और बहुत सारे लोगों के कुंडली में राजयोग लिखा रहता है, हाँ, लेकिन उसके उपरांत भी सफल नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? बिल्कुल। अब फ्रिज है, जी। ठीक, और लेकिन फ्रिज में कोई हमने चीज़ रखा और उसको टाइम प्रोसेस तो लगता है ना, उसको बर्फ़ ही रखा, पानी रखा कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसको टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन हम पानी डालते ही क्या वो बर्फ़ बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार कुंडली में जब दशा देखेंगे तो राजयोग तो लिखा हुआ है, राजयोग कब फलित होगा ये देखा जाएगा कि मतलब क्या उस दशा की अधिक मतलब दशा की स्वामी भी चल रही है। पता मेरे चल रहा है शुक्र मेरा राजयोग बना रहा है और शुक्र की दशा मेरे इस जन्म में आने ही वाली नहीं है, तो राजयोग कैसा मिलेगा? तो राजयोग देखने के लिए दशा देखना जरूरी होता है कि कौन सा दशा कब आएगा और किस जन्म में आए, बीत गया या आने वाले जन्म में मिलेगा या आपके उत्तरार्ध में मिलेगा या आपके निकल गया, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। और जैसे एस्ट्रोलॉजी में रत्न दिया जाता है, रत्न पहनने के लिए सलाह दिया जाता है, क्या बिना रत्न पहने एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल से मदद नहीं मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है। यह एक उपाय में से आता है। एस्ट्रोलॉजी के उपाय की बात करें तो कम से कम 25 तो मैं आपको हाथ में गिनवा सकता हूँ। जैसे कि मंत्र हो गया, तंत्र हो गया, योग हो गया, रंग हो, कलर थेरेपी हो जाती है, उसके बाद आपका खाने से भी हो जाता है, योगा भी हो जाता है। इनफैक्ट बहुत टाइप्स करते हैं। तो वो आपका पांचवा एक क्रिया है, मतलब पांचवा उपाय के एक पार्ट है। जो व्यक्ति ये मंत्र नहीं जाप कर सकता है, जो व्यक्ति उस ग्रह को शांत नहीं करवा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके पास टाइम नहीं है बैठ के पूजा करे, उसको तो क्या देना पड़ेगा? रतन तो सजेस्ट करना पड़ेगा, स्टोन तो सजेस्ट करना पड़ेगा। तो स्टोन कैसे और कब करना है उसका एक अलग ही प्रोसेस है, उसका एक अलग सब्जेक्ट है। एक छोटी सी अगर इकाई बात करें ना, एक पुखराज है, लोग समझते हैं कि पुखराज पहन लिया यानी कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पुखराज के लगभग 24 से 28 करेक्ट मतलब कि उसके वो होते हैं स्पीसीज होते हैं 28, 24 से 28। आपको कौन से कलर का कितने मतलब कहाँ का इम्पैक्ट करेगा यह भी निर्भर करता है। आप मानिए चलिए क्रिस्टल में 800 से ज़्यादा उपजातियाँ हैं क्रिस्टल में, तो कौन सी जाति किसको प्रभावित करेगा? तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रत्न धारण करवा दीजिए और इम्पैक्ट करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए विश्लेषण बहुत आवश्यकता है। और यस, बिना कुंडली मतलब रत्न के भी वो दूसरे उपाय करें तो उसको फायदा मिल जाता है। क्रिस्टल और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन क्या है, संबंध दोनों का? हाँ, देखिए ये उपायों में आते हैं। क्रिस्टल का काम ही होता है कि किसी भी ग्रह की पावर को एम्पलीफाई करना। वो एम्पलीफाई करेगा तो क्या होगा? उस ग्रह की एनर्जी उसके शरीर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण उसके काम में अड़चन आ रही हो। जैसे कि आपका सिट्रिन हो गया, जो कि या पेरिडोट हो गया, या आपका ये रेड कर्नलाइन हो गया, जस्पर हो गया, बहुत प्रकार की 800 प्रजाति मैंने जो बताया आपको कि 800 प्रजाति होती हैं इसमें। तो ये उस ग्रह को, जैसे कि रेड कर्नलाइन
मंगल को एम्पलीफाई करेगा, उसकी पावर को वो और पहुंचाएगा। तो यानी उसमें क्या होगा, जब मंगल ब्लड पर कंट्रोल करता है, ब्लड को इम्पैक्ट करेगा। तो जब मंगल की मैं रतन धारण करूंगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो मेरे में बढ़ेगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, मैं एक्टिव हो जाऊंगा। मैं पहले बिल्कुल सुस्त रहता था, मैं एक्टिव हो गया, मैं काम करने जाऊंगा, मैं थकूंगा नहीं। या हो सकता है अगर मेरे को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैंने रेड कर्न लाइन पहन लिया तो मेरे को क्या होगा, मेरे को बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगी, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये संबंध डेफिनेटली करता है, वो एम्पलीफाई करता है क्रिस्टल। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा अभी जो युवा वर्ग है उसमें खास करके जो है सो बहुत सारे ये एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत जागरूक हुए हैं और हैं इच्छाएं होती है उनकी जो हमें एस्ट्रोलॉजर से मिले। प्रेम जो संबंध बनता है आज के डेट में एक युवा और युवती का, तो उसमें संबंध बनने का और ज्योतिष से कोई कनेक्शन है और संबंध टूटने तक का? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष क्या कहता है, एक कुंडली होती है जहाँ पर ग्रह की स्थिति बनाता है कि यहाँ पर ये ग्रह आपके कुंडली में है। एक दशा होता है कि दशा मतलब टाइम पीरियड, और कुंडली क्या है, एक खाका है, यानी एक टाइम पीरियड, एक क्लॉक है जो कि आपके जीवन में कौन सी घटना कब घटेगी, वो ग्रह के निर्भर के साथ और टाइम के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो जब आपका संबंध बनता है यानी पंचम हाउस एक्टिवेट होता है, और अगर मैं उससे और ज़्यादा डीप की बात करूं, अगर फिजिकल की बात करूं तो अष्टम हाउस से वो फिजिकल देखते हैं, द्वादश हाउस से उसका बेड का सही या सुख देखते हैं। तो मतलब कि किस लेवल तक वो जाते हैं कि प्रेम आपका किस लेवल तक जाएगा। अष्टम हाउस को बोला जाता है कि गूढ़ भाव बोला जाता है, कि छुपा हुआ भाव बोला जाता है। तो कभी भी प्रेम छुप छुप के जो करते हैं वो मतलब ये चीज़ को दिखावे के साथ नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो पंचम, अष्टम और द्वादश के साथ जब भी ग्रहों की दशा के साथ संबंध बन जाता है तो उसको प्रेम होगा। और इसी का रिवर्स अगर बात करें, यानी कि उल्टा हो जाना, यानी एक हाउस अपना पीछे हो जाना, कि व्यय हो जाना, उसका खर्च होना, तो क्या होगा, छठा हाउस, दसम हाउस, मतलब कि द्वादश का एकादश भी हो जाएगा, यानी पहला हाउस, छठा हाउस, दसम हाउस आ जाता है। तो उस भाव में क्या होगा, उसका लव लाइफ में ब्रेकअप आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी उस चीज़ में। तो एस्ट्रोलॉजी से लव लाइफ में ब्रेकअप हो जाने के बाद, अगर लव लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है तो क्या एस्ट्रोलॉजी की मदद से उसको फिर से पाया जा सकता है? देखिए, फिर से पाया नहीं, फिर से नहीं पाया जा सकता है। उसी चीज़ को यह कहना मुश्किल होगा, लेकिन यह जरूर बोल सकता हूँ मैं कि अगर ब्रेकअप होने वाला है या कुछ परेशानी होने वाली है तो एक एस्ट्रोलॉजर मदद कर सकता है। वैसे ही जैसे कि उसे दिख गया कि यहाँ पर कुछ परेशानी आने वाली है, इनमें लड़ाई होने वाला है, तो वो क्या बोलेगा, किसी ना किसी जिसके कुंडली में लड़ाई का योग दिख रहा है उस व्यक्ति को शांत करवाएगा कि आपके कुंडली में अभी समय अच्छा नहीं है, तो आप इसका मतलब कि एंटर क्वेश्चन मत पूछेगा, उनसे बहस मत कीजिएगा, या अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए आप इनसे दूर चले जाइए, कुछ टाइम पीरियड अलग हो जाइए। क्या टाइम पीरियड आपके लिए नहीं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत देने वाली है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आपके मैं केस स्टडी दिखा दूंगा जहाँ पर ऐसे ठीक हुए हैं। अच्छा, पति पत्नी में जो अक्सर नोक झोंक रहता है, परिवार में नोक झोंक बना रहता है, और पति पत्नी में जो रहता है, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी की मदद से उस चीज़ को सही ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी मैंने बोला है कि ऐसा एक तो यह एक तरीका है कि उसे पहले ही बता दिया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कब किस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आना है। दूसरा चीज़ कि उसका कौन सा ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या सप्तम हाउस को सूर्य तो नहीं देख रहा है, या सप्तम हाउस के साथ शनि का संबंध तो नहीं बन गया, या राहु केतु के साथ, या कोई दूसरा ग्रह। गुरु भी बहुत खराब कर देता है। अकेला गुरु तो क्या मिथुन लगन की कुंडली में या कन्या लगन की कुंडली में गुरु तो सप्तम हाउस में नहीं अकेला बैठ गए, तो यह भी परेशानी करता है। अगर करते हैं तो उससे रिलेटेड उनको उपाय करके उसमें मदद दी जाती है, कि उसको हेल्प किया जाता है कि उसकी पावर को कम किया जाए। अगर खराब ग्रह है तो उसकी पावर को कम किया जाएगा, जो अच्छा ग्रह है जो कि बल नहीं मिल पा रहा है उसको उठाएंगे, और जो खराब ग्रह है उससे हटाएंगे, मतलब उसकी पावर को हटाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। बहुत सारे लोग, आपने सुना भी होगा कि हम इन बाबा के पास गए थे या एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, पंडित जी लोगों के पास गए थे, उन्होंने एक कुछ मेरे को ये करवाया, उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई। अच्छा, तो जैसे शादी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब निसंतान जिसको बोलते हैं, जिनको बच्चे होने में समस्या आती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का मदद मिल सकता है उसमें? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में मदद में देखिए बहुत सारे, पहले तो चीज़ मैं बोलूँगा क्या उसके भाग्य में संतान है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले ही मना कर देंगे। क्या दत्तक पुत्र यकीन एडॉप्शन वाली चाइल्ड है कि नहीं, ये भी पता चलता है। तीसरा चीज़, अगर उनमें संतान का सुख है और वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में देखिए वैसे
जो शादी का एज भी है ना, वो अब एज नहीं रह गया है। अब जाके होता है 35 साल में, 32 साल में, 38 साल में जाके होता जी। है। लेकिन अभी भी मैं बात करूं, जो एक आइडियल एज होना चाहिए वो 28 साल तक हो जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। अगर फिर भी दिक्कत रहता है तो उस टाइम पीरियड में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर मदद ये कर देगा कि किस टाइम पीरियड में आपका कंसीविंग टाइम पीरियड है। उस कंसीविंग टाइम पीरियड में आप लोग प्रयास करिए, इस टाइम को पीरियड को क्रॉस मत करिए। अगर करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है आपको, तो उसमें हेल्प कर सकता है जी। आपको कंसीविंग करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके कुंडली में ही संतान योग नहीं लिखा हो उसमें आपको बोल देगा कि मैं करवा दूंगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं अच्छा, है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और अभी तो लोगों ने जन्मपत्री चाहे जो भी है कुंडली बनवा रहे हैं, लेकिन जब आप 90s से पहले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका बस ये है कि डेट ऑफ बर्थ ये है, इतना है उनके पास। तो उनको एस्ट्रोलॉजी से कैसे मदद मिल सकता है, जैसे कुंडली नहीं है तो? देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हस्तरेखा में निपुण हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हाथ देख के 3 बंदों का नाम मैं जानता हूं। एक ताराचंद शास्त्री हैं, एक कैप्टन लेखराज शर्मा जी हैं, और उन्हीं के शिष्या हैं, नेहा नाम है शायद उनका। वो हाथ देख के 3 मिनट के अंदर आपकी कुंडली बना देंगे। और आप कुंडली लेके जाइए, उनसे हाथ दिखाइए, वो आपको हाथ देख के 3 मिनट में, मैक्सिमम बोला 3 मिनट के अंदर वो आपको नववांश चार्ट, आपके लगन चार्ट बना के दे देंगे कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है। अच्छा। यानी कि हमारे मतलब साइंस में जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, यह बहुत प्राचीन विद्या है। चाहे कितना सीखने के बाद, मैं अभी कहता हूँ कि मैंने पीएचडी की है एस्ट्रोलॉजी में, फिर भी मेरे को सिर्फ 2% एस्ट्रोलॉजी आती है। मैं अभी भी रीडर मानता हूँ। के.एन. राव साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के यहाँ पे भारतीय विद्या भवन बना हुआ है, वहाँ पे वो इनके फाउंडर रहे हुए हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। और वो अभी भी कहते हैं कि मैं 91 साल का हूँ या 93 साल का हूँ, मैं अभी भी सीखता हूँ। क्या शुक्र की स्थिति हमारे रोमांटिक जीवन को प्रतिकूल करती है? देखिए, शुक्र को लग्जरी बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है सबका बाप। ग्रहों में अगर बात करें मॉडर्न साइंस में, तो बोला जाता है कि अगर शुक्र है तो वो सबका बाप है। तो अगर वो लग्जरी चीज़ को मतलब कि वो करता है, देखता है। अगर शुक्र कहाँ पर है और किस लेवल पे है, एक रोमांस भी, किसी भी चीज़ का अति होना भी बहुत खराब हो जाता है। अगर शुक्र उच्च का सप्तम हाउस में बैठ गया, बुध के साथ बैठ जाता है, तो वहाँ पर नीच भंग राजयोग तो जरूर बन जाता है, लेकिन शुक्र के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देता है। अगर वहीं पर वो 10th हाउस में बैठ जाएगा, तो वहाँ पर बुध के साथ बैठ जाएगा, 10th हाउस में बैठ जाएगा और अच्छे पोजीशन में बैठता है, तो वो क्या जाएगा, वो यहाँ पे बिटिक से रिलेटेड काम करने लग जाएंगे। यानी कि वो बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। लगन में बन जाता है तो वो व्यक्ति खुद को लगेगा कि मैं ही सब जगह हूँ। वो बार बार जाएगा पार्टी में, 15 बंदे हैं, 15 बंदे के सामने जाएगा कि मैंने यह साड़ी इतने का लिया हुआ है, या मैंने यह सूट इतने का लिया हुआ है, ये पेन देखिए मैंने, मतलब वो लग्जरी चीज़ में। आप लोगों में से भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कि एक लग्जरियस चीज़ खाना पसंद करेंगे, छोटी मोटी ढाबे पे वो जाएंगे नहीं, जहाँ पर लाइटिंग होगी वहीं पर जाना पसंद करेंगे। वो क्यों होता है? वो शुक्र के कारण ही होता है। और शुक्र इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में इसलिए बोला जाता है कि अगर पुरुष का शुक्र अच्छा है तो यानी कि वो प्रभावित करेगा किसको? अपोजिट पार्टनर को। और अगर अपोजिट पार्टनर का शुक्र अच्छा है तो दूसरे पार्टनर के लिए कभी कभार वो दिक्कत भी देता है, क्योंकि शुक्र, उसके लिए बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, शुक्र नहीं, लड़कियों के लिए। अच्छा, कई जगह सुना है कि मंगल दोष की वजह से तलाक का नहीं, ये अवसर इस बढ़ता चीज़ है। को मैं, देखिए मेरे पास 180 कुंडलियां हैं जिस पर मैंने रिसर्च किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक भाव के मंगल पे, यानी द्वादश भाव के मंगल पे। तो वहाँ पे किसी का तलाक मैंने नहीं देखा है, किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देखी है। हाँ, वहाँ पे द्वादश भाव में मंगल जब रहता है तो वहाँ पर उनके संतान में प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पे मैंने देखा कि पुत्र संतान नहीं हुए, वहाँ पे पुत्री संतान ज़्यादा हुए हैं, या पुत्र संतान हुए तो वो रहे नहीं हैं। तो ऐसे मैंने लगभग सभी कुंडलियों में मैंने पाया है। तो सप्तम हाउस के अलावा अगर कहीं पर मंगल है तो मैंने इस तरीके से अभी परेशानी नहीं देखी है कि कोई प्रॉब्लम तलाक हो गया। हाँ, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तलाक तक होता हुआ देखा है मैंने। लेकिन मुख्यतः जो कुंडली है, अगर सप्तम हाउस से मंगल बनता है, यानी मैंने बताया था आपको कि 1, 4, 7, 8, 12 का जो मंगल होता है वही मांगलिक कहलाता है, और सप्तम भाव का मांगलिक तलाक तक ले जाता है। और यह दूसरे कुंडली पर भी निर्भर करता है कि कैसा वो निर्भर है। इसीलिए हमारे जो मतलब कि अगर मैं बात करूँ मिथिला की बात करूँ, मिथिलांचल की बात करूँ, वहाँ पे एक छोटा सा रस्म होता है आम महू विवाह का, वो मांगलिक दोष के परिहार के लिए होता है। तो मिथिला में कभी भी आम मंगल दोष इम्पैक्ट नहीं करता है। मिथिला में कभी भी अगर बात करें, पहले के टाइम पीरियड की बात करें, वहाँ पे एक भी तलाक का केस नहीं देखने को मिला होगा। तलाक का केस कब देखने को मिला है? अब देखने को मिला होगा कि मतलब जब 21वीं शताब्दी चालू हुई है तब से हमारे भारत में ये मंगलिक दोष से रिलेटेड परेशानी ज़्यादा आने लगी है। और दूसरा चीज़, सिर्फ मंगल दोष मांगलिक के कारण नहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं आती है, बाकी सारे ग्रह भी परेशान कर सकते हैं वैवाहिक जीवन को नष्ट करने के
के लिए। और एक और आसान सी बात बता दूं तो 99% लोग वैवाहिक जीवन से कौन बंदा बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सुखी हूँ? सारे ना कहीं टीज करते ही करते हैं अपनी वाइफ के बारे में, या उनके पत्नी उनके पति के बारे में टीज करते ही करते हैं। वो सिर्फ मंगल ही नहीं करवा रहा और विग्रह करवाते हैं। अच्छा, अभी तक आपने बहुत सारे आपने जैसे बताया कि 80,000 के आसपास आपने कुंडली अभी नहीं, तक देखा। 18,000 तक कुंडली देखा। कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि ये क्या हो गया भाई? हाँ, बहुत जगह मैंने हर जगह मैं बोलता भी हूँ कि मैंने प्रेडिक्शन, और ऐसा नहीं है कि अगर फेल नहीं होऊंगा तो मुझे भी अपने आप पे थोड़ा सा घमंड हो जाएगा कि मैं ही अपन चीज़ तो नहीं, भगवान है। थोड़ा सा ये चीज़ शक होने लगेगा, ये थोड़ा सा रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 केस आया है जहाँ पर मैं फेल होता है। तो मेरे दोस्त की कुंडली है, वहाँ पर मैंने संतान की जितनी बार भी प्रेडिक्शन की वहाँ पर फेल हुआ हूँ। एक IAS ऑफिसर रहे हैं, और वो साइंटिस्ट रहे हैं, और उनकी वाइफ SBI में डायरेक्टर रही हैं। और मैम उनकी कुंडली में जब मैंने कुंडली देखा था तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, अभी ऑपरेशन का टाइम पीरियड नहीं है, और उनका ऑपरेशन हुआ। उनकी कुंडली में मोस्टली मैं फेल होता हूँ। कारण यह है कि हो सकता है कि मैं उस कुंडली को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है ही है उस कुंडली के अकॉर्डिंगली। इतनी सारी बातें हमने करा है, अब आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें? जो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ विश्वास रखते हैं लोग, और विश्वास नहीं रखने वाले आज की डेट में हमको लग रहा है लोग ज़्यादा हैं। तो ये कैसे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करें? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि पहले अगर जो विश्वास नहीं करते वो मेरे पास आएँ, और 3 महीने मेरे साथ जो भी उपाय बताता हूँ वो करें एक बार। नहीं तो एक रत्न, छोटा सा रत्न है, उसको मैं पहनाता हूँ, उसके 3 महीने बाद वो मेरे पास विश्वास करने लग जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे वो अपने आप को लगता है कि वो मेहनत से बढ़ रहे हैं, उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रहती है। मेरे सिर्फ एक छोटा सा अंगूठी जो 6-8 बार को निर्धारित करता है, उसकी अंगूठी दूंगा, वो नहीं पहनेंगे। अगर पहन लेते हैं तो मैं बोलूँगा केस स्टडी करें मेरे साथ कि एस्ट्रोलॉजी होता है कि नहीं होता है। वो अपने आप मान लेंगे। जब वो ऊपर से अर्थ, मतलब बोलते हैं ना कि अर्थ से फर्श पर ना ला जाए, तो वो अपने आप मान लेंगे। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, मानने वाले के लिए संदेश जरूर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया है इस चीज़ की में, और उनको यही संदेश दूंगा कि जैसे कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपके बीमारियों के बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है। ये बीमारी हो चुका है, उसको किस प्रकार से कौन सी हेल्थ, मतलब कौन से मीडियम के थ्रू उसको ठीक करवाया जा सके। होम्योपैथी के थ्रू आप जा सकते हैं, या आयुर्वेदिक के पास जा सकते हैं, या एलोपैथिक के पास जा सकते हैं, या नेचुरोपैथी के पास जा सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के, बीमारी अगर भाग्य में लिखा हुआ है कि मेरे को कुछ बीमारी होना ही नहीं है, और उस टाइम पीरियड में आप परेशान हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास गए हुए हैं और वो बोले कि नहीं आपकी कुंडली में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए। पहले डॉक्टर के पास में जाएं और पैरेलल आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि यह टेक्निकल लाइन में जाएगा, टेक्निकल में लाइन में जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, लेकिन उसको रुचि, उसके फैमिली साइड में ही उसकी रुचि मेडिकल साइंस में है, तो उसके साथ काउंसलिंग आराम से करना चाहिए। उसको दोनों सब्जेक्ट पढ़ के देखना चाहिए, किस विधा में वो अच्छी प्राप्त कर सकती है, उसके क्वेश्चन पूछना चाहिए, तब जाके वो अच्छी करेगी। तो दोनों ही नहीं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर फुली ब्लाइंडली विश्वास करना चाहिए, और नहीं तो साइंस पर ही बिलीव करना चाहिए। दोनों मिला के चलना चाहिए, तभी जाके एक का लाइफ है जो कि एक सामंजस्य पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से चल सकता है। क्या आप भगवान पे बिलीव करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी क्या भगवान पे विश्वास रखती है? हाँ बिल्कुल जी, मैं इसमें कहूँगा बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें देखिए कंट्रोवर्सी क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है। क्योंकि अगर बेबुलियन में देखा जाए या पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तानी भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी व्यक्ति को, या जो एक मुस्लिम व्यक्ति को हैं, या एक क्रिश्चियन है, या एक सिखाई ईस हैं, या एक जैन धर्म के लोग हैं, मैं उसको हिंदू धर्म का उपाय नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं उनको बोलूँगा, कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, उनको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप आइए और हनुमान जी के रिलेटेड उपाय करना लग जाइए, तो वो एक उनके धर्म के साथ खिलाफ रहना होगा। लेकिन मैं उसी तरीके से कुछ ग्रह जो कि मंगल से ही निर्धारित रहता है, तो मैं उनको मंगल से रिलेटेड उपाय कहूँगा उनके धर्म के अकॉर्डिंगली। जैसे कि जैन धर्म के लोग आते हैं, जैन धर्म के मेरे से पूछते हैं तो क्या करूँगा उनको। जैन धर्म के लोग के लिए मैं बोलता हूँ कि चंद्र प्रभु की पूजा कीजिए, वासुनाथ की पूजा कीजिए, या आप शनि के लिए इंद्रदेव की पूजा कीजिए, मंगलाष्टक कीजिए, तो उनको उस रिलेटेड उपाय बताया जाता है। तो वो एक भगवान पर श्रद्धा है ना उनकी, अगर श्रद्धा नहीं रहेगी तो वो टाइम पीरियड कैसे कटेगा, ग्रह को कैसे, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा उस टाइम पीरियड को। और यस, पंचम हाउस और नवम हाउस से उनके इष्ट का पता चलता है कि वो किस भगवान की पूजा करें या कौन से इष्ट की पूजा करें, तो उनको जल्दी से उनके लाइफ में सही ढंग से सुचारू जीवन चलता है। जैसे अगर सूर्य आपके पंचम हाउस के स्वामी बन जाते हैं तो आपको भगवान राम की, भगवान शिव की, या स्वयं सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। वहीं पे वृषभ का अगर पंचम हाउस से संबंध बन जाए तो वहाँ पे किसकी, आपको देवी की पूजा करवानी चाहिए, वहाँ पे भैरव की पूजा करवानी चाहिए। तीसरे हाउस के साथ यानी कि बुध मिथुन लगन के साथ, ये
कन्या लगन के साथ आ जाता है तो वहाँ पर किसकी वहाँ पर गणेश जी की पूजा करवानी चाहिए या आपकी भगवान विष्णु की पूजा करवाना चाहिए। वहीं पे कर्क लगन वालों मतलब पंचम हाउस में अगर कर्क आ जाता है, कर्क राशि आ जाती है किसी भी जातक की, तो वहाँ पे कृष्ण की पूजा करवानी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करवानी चाहिए। और वहीं पर वो तुला राशि आ जाता है, उसके लिए मैंने बताया था कि देवी की पूजा, भैरव की पूजा करनी चाहिए। और 1 और 8 के लिए भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मकर और कुंभ वालों के लिए यहाँ पे भगवान शिव की और भैरव की पूजा करनी चाहिए। ये आपके इष्ट तो वहाँ पे कुंडली पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप भगवान को अपने इष्ट को पूज सकते हैं। और सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं आस्तिक हो या नास्तिक हो, एक एनर्जी पर विश्वास रखता है। वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे आप एनर्जी भी आप भगवान पे नहीं तो आप एनर्जी पे विश्वास कीजिए और इस एनर्जी के साथ चलिए, तो देखिए किस प्रकार से आपको हेल्प मिलेगा जीवन में। जी तो दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर श्याम झा थे और अभी इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे बातें बताया, जो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और देखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, स्नेह कीजिए। और जहाँ भी इस यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए हमें। और ज्योतिष से जुड़ा हुआ मतलब एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे डॉक्टर श्याम झा के साथ, फिर आपका सवाल का जवाब वहीं पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।